नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISP सर्च अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर के वन लाइनर फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग आज यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था। तो वहाँ पर था उत्तर भारत में नंद राजवंश का शासन था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो आप जानते हैं धनानंद था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर राजा लिखा है और वंश लिखा है। तो लिखा हुआ है कि डिमेट्रियस तो हिंद यूनानी था, रुद्रदमन शक था, गोंडोफर्नीस पहलव और विमकटफिसस कुषाण। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मसग। नेक्स्ट है कि भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वह पुरु या पौरुष था। नेक्स्ट है कि नेरियाकस, अनेसिक्रिटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। तो डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। चलिए अब मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो वह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश, तो आप जानते हैं मौर्य वंश। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से। सैंड्रोकोस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, तो वह थे आपके विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोस कहा गया। तो कहा गया वो चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है कि प्लानी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मैगस्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकोस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया, तो वह थे आपके जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, यह आपके राज्य के अंग हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जा सकती है, तो वह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट देखेंगे, डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है, तो वह है बुद्धघोष की सामंत पसादिका में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो वह लकड़ी का बना था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए वह है, तो वह है आपके पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुषाण में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, तो वह थे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार जीता गया, तो वह जीता गया चंद्रगुप्त मौर्य ने।
वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वह पश्चिम भारत पर भी था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो पश्चिम भारत आपने देखा तो वही है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था को हराया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया तो 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो यह मानचित्र देख लेंगे हम लोग। यह पूरा भारत का मानचित्र है और यह जो है अशोक के साम्राज्य से संबंधित, यह अशोक के शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित मानचित्र है। ये आड़ी आड़ी जो रेखाएं आपको दिख रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विचित्र आधार पर राजधर्म की स्थापना की तो अशोक ने की। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो वह था आपका श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है तो दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राजवंशों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया गया था तो वह तो अशोक के द्वारा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तो देवनामप्रिय की उपाधि। नेक्स्ट है आपका, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई तो वह पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में द्वितीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है तो दीपवंश एवं महावंश जो ग्रंथ हैं उनसे। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ, रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी, सार्थवाह कहते थे तो व्यापारियों के काफिले को। और मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी अभी आरओ परीक्षा आपके अपने समय 22 दिसंबर को ही प्रस्तावित है और पीसीएस की परीक्षा में बहुत संशय चल रहा है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और वन लाइन फैक्ट जैसा मैं करा रहा हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझाया जाए या समझा जाए, बस आप पढ़िए, इसको देखिए, नहीं पढ़ सकते कान में वीडियो लगा लीजिए और सुनते रहिए, बस जल्दी जल्दी करते रहिए। नेक्स्ट है कि अग्रहारिका युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो वह था आपका अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो सांची को। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप बनवाया था तो आप जानते हैं अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था तो कांकड़ाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह कांकड़ाम। कौशाम्बी यहाँ पर स्थान दिए हैं और स्मारक या भग्नावशेष तो कौशाम्बी में आपका घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में आप रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धामेख स्तूप और श्रावस्ती में साहेत महेत। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम तो लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और श्रावस्ती सबसे लास्ट में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा तो प्राकृत भाषा। कलसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन उल्लेख जो खरोष्टी लिपि में है तो वह है शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे तो प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया तो पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किया था तो जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के
पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो वह खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला तो अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी तो वह थी आपकी खरोष्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है तो प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। नेक्स्ट है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड हैं, स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है। मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम अभिलेखों का नाम मिलता है तो अशोक का। नेक्स्ट है वह उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर चित्र के साथ रण्यो अशोक या राजा अशोक उल्लेखित है तो वह है कंगन हल्ली। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भामरू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है तो वह है कलसी में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है तो वह है आपका 13वें शिलालेख में। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है तो वह है हाथी गुफा अभिलेख। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है तो वह है आपका 12वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें संबंधित है तो आपका 2 और 13वां। और ये जितने भी शिलालेख हैं यह इम्पोर्टेंट है, आपको रटे होने चाहिए। चोल, पांड्य, सतीयुत पुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है तो सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी तो 5वें स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था तो वह था मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे तो वह थे आपके मौर्य के। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था तो वह था सहगौरा ताम्रपत्र में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्य कथन तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था तो यह था आपका सत्य कथन। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया तो 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज दूत था तो सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी तो मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। और लिखा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो वह है इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तो वह है इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन
का कार्य जो मौर्य काल में जारी था, तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही, तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, यह मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास से संबंध है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। भाग एवं बलि थे तो राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो किसी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, एकत्र किया जाता था, तो वह था आपका सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। समाहर्ता मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो पौत व अध्यक्ष माप तौल का अधिकारी था। लिखा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था, तो मार्ग निर्माण से पंको दसनिधराधे पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर अधिकारी और उनके कार्य सामने लिखे हैं। तो अधिकारी है तालार, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, और सहसाधिपति चोरी डकैती में मुकदमों का अधिकारी, और बलाधिप तो चुंगी का संरक्षक। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वह था आपका तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे, तो धर्मस्थी एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था, तो मगध एवं सूत वर्गों का। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया, तो द्रविड़ों ने। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्युक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, तो अर्थशास्त्र में जातक, मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो वह था वृत्स्य छत्री या फालेन छत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम। तो यहाँ पर मेगस्थनीज आया, फिर फायान आया, फिर हेनसांग, फिर एक्सिंग। यहाँ पर व्यक्ति और अन्य नाम, तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो था बृहद्रथ। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तो ऐसे चलता था शासन। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में प्राणायाम था, तो आपातकालीन कर। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, वह है तो चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई, तो अशोक, रुद्रदमन तथा स्कंदगुप्त ने, इन तीनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत को अपने अपने शासनकाल में करवाया। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है कि महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं, तो अशोक के अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। देखेंगे यहाँ पर सत्य कथन, यहाँ पर लिखा है कि इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं।
ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेल है, सारनाथ लैंड कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा द ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नेक्स्ट लिखा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वह प्राप्त हुई है आपका यहाँ पर परखम से, यहाँ पर ये वाला आपका परखम से। तो मित्रों यह थे आपका मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में से का पार्ट। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।